अरे सरला, जल्दी से नाश्ता ले आओ। तुम कितनी देर में बनाती हो नाश्ता? हम लोग तुम्हारा इंतज़ार करते करते थक जाते हैं। हाँ बाबूजी, आप सही बोल रहे हो। मैं हर रोज़ माँ के नाश्ते की वजह से लेट हो जाता हूँ। मेरे ऑफिस में फिर डटाई लगती है। माँ यार, जल्दी से नाश्ता ले भी आओ। इधर बिक्की और सोमदास दोनों नाश्ते का इंतज़ार कर रहे थे। उधर किचन में सरला अपनी बेटियों के साथ नाश्ता बना रही थी। क्या माँ, थक जाते हैं रोज़ का काम करते करते। अब हमसे नहीं होता काम। ओहो महारानी तो थक जाती हैं, जैसे कि हाँ तुम पहाड़ के पत्थर तोड़ रही हो। थोड़ा सा तुम मेरा हाथ बटवा देती हो बस। और क्या करती हो पूरा दिन? दो हो, जवान हो, बल्कि तुम्हें पूरा किचन संभालने चाहिए था। ओहो माँ, हम तुम्हें कैसे बताएं, हमें घर का काम करना अच्छा नहीं लगता। हमसे तो ना कराया करें घर का काम, सारा नौकरानी की तरह काम करते रहते हैं। हाँ हाँ, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? डटाई तो तुम्हारे बाबूजी से मेरी लगती है। बस उनको तो बाप बेटों को यही लगता है कि हम खाना नाश्ता देर से बनाते हैं। ये नहीं देखते पूरे घर को संभाल के चल रहे हैं हम। अच्छा सुनो, तुम लोग किचन साफ़ कर दो और मैं तुम्हारे बाबूजी को नाश्ता दे के आती हूँ। फिर सरला सबके लिए नाश्ता लगा देती है। तभी सोमदास बोलते हैं, सरला तुम्हें कितनी बार बोला है तुम नाश्ता या खाना जल्दी बना लिया करो। हम दोनों को अपनी अपनी ड्यूटी पे जाना होता है, फिर लेट हो जाते हैं हम। घर का और काम तुम बाद में किया करो, पहले तुम खाना और नाश्ता बना लिया करो। हाँ हाँ, आप भी मुझे डांटना, बस मेरे आराम के लिए बहू मत लाना। कितनी दिनों से बोल रही हूँ, अपना बिक्की जवान हो गया है, इसकी शादी कर दें। बहू आ जाएगी तो पूरा घर संभाल के चलेगी। अब यह काम हमसे नहीं होता। मेरी तो उम्र हो गई है, कमर में भी दर्द रहने लगा। क्या बात है माँ, जब भी तुम लेकर बैठी हो तो मेरी शादी के बारे में बातें लेके बैठी हो। और कोई बातें नहीं बची क्या? वही बातें कर लो। अच्छा, हम कैसे कर सकते हैं और बातें? हमें तो अपने घर में बहू चाहिए जो मेरे पूरे घर को संभाल के चले, जो मुझे किचन में खड़ा होकर खाना ना बनाना पड़े। फिर बिक्की शादी को हाँ बोल देता है। सोमदास बिक्की के रिश्ते के बारे में पंडित जी से बात करते हैं। कुछ दिनों बाद पंडित जी एक अच्छा सा रिश्ते ले आते हैं। दोनों परिवार वालों को ये रिश्ता बहुत अच्छा लगता है। बिक्की की कुछ दिनों बाद शादी हो जाती है। बिक्की और माधुरी दोनों बहुत खुश रह रहे थे। माधुरी पूरे घर का काम करती है, फिर वह सबके लिए खाना बनाती है। खाने में सब लोग बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। माधुरी का खाना बाकी में सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इस मौके का फ़ायदा माधुरी के साथ सरला उठाती है और अपनी बहू से बोलती हैं, देख बहू, तूने तो खाना बहुत अच्छा बनाया था और हमें लोगों को बहुत अच्छा लगा। मैं यही चाहती हूँ अब पूरे किचन की जिम्मेदारी तू ले ले। उससे अब और काम नहीं हो पाते, मेरी उम्र आ गई है। अब पूरे किचन की जिम्मेदारी माधुरी के ऊपर आ जाती है। माधुरी अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरीके से निभाती है। एक दिन सरला निम्मी और सिम्मी से राशन को बोलती हैं। वे दोनों अपनी भाभी के पास आती हैं और बोलती हैं, भाभी, माँ बोल रही हैं तुम राशन ले आओ। क्या निम्मी सिम्मी, तुम क्या बोल रही हो? मैं राशन लेके आऊँ? मेरा घर पे बहुत सारा काम है, मैं कैसे जा सकती हूँ? भाभी, हमें कुछ नहीं मालूम, माँ जी ने बोला है अपनी भाभी से बोल देना राशन ले आ। अच्छा, अगर माँ जी बोलती हैं तो मैं चली जाती हूँ। माधुरी अपने पूरे घर का काम करके राशन लेने चली जाती है। देखा निम्मी, भाभी को कितना बेवकूफ़ बनाया है हमने। अब तो ऐसी धीरे धीरे इनसे पूरा काम करवाएंगे। हम अपनी भाभी थोड़ी ना लाए हैं, हम तो इस घर की नौकरानी लाए हैं। सरला भाभी से सारे घर का पूरा काम कराएंगे जैसे नौकरानी करती हैं। माँ जी ने तो हमें राशन लाने को बोला था और बोला था कि तेरी भाभी नहीं है वो क्या जाएगी, और उसको इस शहर का माहौल भी नहीं पता। पर हमने कितनी चालाकी से काम करा, यही राशन लेने भाभी को भेज दिया। अब मज़ा आएगा। निम्मी और सिम्मी रोज़ रोज़ माधुरी को परेशान करने लगती हैं,
पर बेचारी माधुरी बहुत भोली भाली थी। माधुरी इन दोनों की चालाकी नहीं समझ पाई। माधुरी के ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी आ जाती है। माधुरी अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रख पाती। माधुरी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। एक दिन विक्की और शैला दोनों माधुरी से बात करने आते हैं। वे दोनों माधुरी के पास नहीं जा पाते। निम्मी और सिम्मी के कमरे के सामने रुक जाते हैं। वे लोग उन दोनों की बातें सुनते हैं। निम्मी, अब कितना मज़ा आ रहा है, घर का कोई काम भी नहीं करना पड़ रहा हमें, अब तो हम बैठे बैठे खाते हैं। हाँ दीदी, सही बोल रही हो, अब तो हमारे घर में नौकरानी आ गई है, पूरे घर का काम वही संभालती है। और जो भी माँ जी हमसे काम बोलती हैं, हम सारा काम भाभी को बता देते हैं और उनको पता भी नहीं चलता। बेचारी भाभी यही सोच रही होंगी कि माँ जी इतना काम करा रही हैं, उन्हें क्या मालूम कि माँ जी तो उनका बहुत ख्याल रखती हैं, ये काम तो हम खुद करा रहे हैं। शैला और विक्की इन दोनों की चालाकी समझ जाते हैं। वे दोनों भी एक प्लान बनाते हैं। ले माधुरी बहू, ये मेरे पुराने गहने हैं, ये सारे गहने तू रख ले, इन गहनों की हकदार तू ही है, तू मेरी एकलौती बहू है और ये गहने में किसी और को देना नहीं चाहती। मुझे मालूम है ये गहने तेरे पास बहुत सेफ रहेंगे। हाँ माधुरी, माँ सही बोल रही हैं, हम दोनों हनीमून पर चल रहे हैं 15 दिन के लिए। उन दोनों की यह बात सुनकर निम्मी और सिम्मी के तो होश उड़ जाते हैं। माधुरी और विक्की घूमने चले जाते हैं। अब सारा काम निम्मी और सिम्मी को करना पड़ता है। शैला जी ने पैसे गिरने का बहाना करती है। शैला भी 15 दिन तक कोई काम नहीं करती। अब निम्मी और सिम्मी की अकल ठिकाने आ गई थी। यही सोच रही थी पूरे घर का काम भाभी अकेली कैसे करती हैं। जैसे ही माधुरी अपने घर आती है, वे दोनों उनको चिपट जाती हैं और अपनी भाभी से माफ़ी मांगने लगती हैं। भाभी, हमें माफ़ कर दो, हम दोनों ने तुम्हें बहुत परेशान किया है। आज समझ में आ गया कि घर का कितना काम होता है। अगर हम तुम्हारे साथ में हाथ बंटवाते तो तुम पे इतनी मेहनत ना पड़ती। आज से हम वादा करते हैं तुम्हारे साथ घर का काम करवाएंगे। निम्मी और सिम्मी की अकल ठिकाने आ जाने से शैला और विक्की बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और इनका दोनों का ये बर्ताव देखकर माधुरी भी बहुत खुश हो जाती है और अब घर में सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। आलिया अमीर बाप की बिगड़ी औलाद होती है। आलिया अपनी सहेलियों के साथ खूब ऐशो आराम से रहती है। आलिया रातों दिन अपनी दोस्तों के साथ पार्टी करती थी, पर आलिया को राज नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। जितनी अमीर आलिया होती है, राज इतना अमीर नहीं होता। राज की एक सरकारी जॉब होती है, वे उससे अपने घर का खर्चा चलाता था। राज और आलिया की शादी को 3 महीने हो गए थे। जो आलिया अपने मैके में करती थी, वे अब नहीं करती थी। आलिया की ये आदत छूट जाती है। आलिया अपने ससुराल में बहुत खुश रहती है। एक दिन आलिया की दोनों सहेली आती हैं और आलिया से बोलती हैं, यार आलिया, जब से तेरी शादी हुई है तू तो हमें भूल ही गई है। शादी से पहले तू कितने मज़े लेती थी, रातों रात अपने पार्टी करते थे, अब तो तू ये सब भूल ही गई है। हाँ निम्मी, तू सही बोल रही है, आलिया बहुत बदल गई है और भला ये बदलेगी क्यों नहीं। ये एक गरीब घर में आई है, इसने अपने सारे शौक़ पूरे तो अपने बाप के पैसों से किए हैं। अब इसके पति की इतनी आमदनी नहीं है जो ये दिन रात पार्टी करे। आलिया तो बहुत बदल गई है और हम देखो, हम तो शादी से पहले भी ऐसी थे और शादी के बाद भी ऐसी हैं। हमारे पति अपने ऑफिस में रहते हैं और हम अपनी मज़ों से पार्टी करते हैं। उन्हें कोई पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। निम्मी और काजल की ये बात सुनकर आलिया का पहले वाला जोश आ जाता है और वे बोलती है, अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बदली। जैसे मेरा शौक़ पहले से था, मेरा शौक़ आज भी है। और तुम क्यों बोल रही हो, बस मेरी शादी अभी हुई है, इसलिए मैंने ये सारे काम छोड़ दिए हैं। अब तुम लोग आ गए हो तो दिन रात पार्टियाँ करेंगे।
आलिया और आलिया की दोस्तें खूब बहुत सारी बातें करती हैं। आलिया और आलिया की दोस्त खूब बातें करती हैं, पर उनकी दोस्तों का आना सावित्री को अच्छा नहीं लगता। यार आलिया, बहुत भूख लग रही है और बारिश का भी मौसम हो रहा है, क्यों ना तू गरम गरम पकोड़े बनवा दे और चाय भी। अरे आलिया, कैसे बनवा के देगी? हम आए हैं, हमने तो इसके घर में कोई नौकरानी नहीं देखी। अरे काजल, तू कैसी बातें कर रही है? नौकरानी ना सही, इसकी सास है तो वो बना के देंगी। फिर आलिया अपनी सास से पकोड़े और चाय को बोलती है। सावित्री पकोड़े बनाती है और चाय बनाकर दे आती है। आलिया की सहेलियां मौज मस्ती करके चली जाती हैं। सावित्री आलिया की दोस्तों की बातें बताती है। तभी आलिया आ जाती है। आलिया, मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम इन दोस्तों से अब रखना बंद कर दो, इनकी आदत अच्छी नहीं है। माँ जी मेरे खिलाफ़ तुम्हें भड़काएंगी, पता नहीं क्या क्या झूठी बातें लगा के दी हैं। मेरी दोस्त ऐसी नहीं है, हम तो पहले से ही पार्टियाँ करते हैं और हम साथ में रहते हैं। आलिया, पहले की बात पहले गई, अब तुम्हें अपना घर देखना है। हम लोग तुम्हें मना कर रहे हैं, तुम्हारी भलाई के लिए मना कर रहे हैं। उनकी आदत तो मुझे भी सही नहीं लगती। वो ना अपना घर बना पाएंगी और ना दूसरों का घर बनवा पाएंगी, बस वो घर तोड़ने वाली हैं। और हाँ, मैं कुछ नहीं जानती, मेरी दोस्तों को कोई बुरा ना कहे और माँ जी से कह देना ये मेरी दोस्तों पे नज़र ना रखें। जो मैं करती हूँ सही करती हूँ और जो मेरे पहले से शौक़ थे वो मैं अब करूँगी। आलिया ये बोलकर चली जाती है, पर आलिया की ये आदत बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। आलिया की दोनों सहेलियां रोज़ आती थी और सावित्री को परेशान किया करती थीं। एक दिन राज किसी काम से बाहर गया था। रात में दोनों सास बहू अकेली होती हैं। अचानक से आलिया की दोनों सहेलियां आ जाती हैं और आलिया बोलती है, निम्मी, काजल, तुम इतनी रात में क्या कर रही हो? यहाँ क्यों आई हो? अरे आलिया यार, परेशान न हो, हमें पता चला है आज राज कहीं काम से बाहर गए हैं, तू घर में अकेली है, इसलिए हम दोनों तेरे पास आ गए। अब हम तीनों रात को पार्टी करेंगे। हाँ, तुमने ये तो बहुत अच्छा करा, मैं घर में अकेली हो गई थी। तुम दोनों ने तो मुझे डरा ही दिया, तुम अचानक से आ गई इसलिए मैं डर ही गई। वे तीनों सहेलियां खूब बहुत सारी बातें करती हैं और पार्टी करती हैं। तभी काजल आलिया से बोलती है, आलिया, तेरी नौकरानी कहाँ गई? उनसे गर्मा गर्म पकोड़े बनवा दे, उनके हाथ के पकोड़े तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। हाँ काजल, अभी रुको, मैं अभी पकोड़े को बोलती हूँ। आलिया अपनी सास से पकोड़ों को बोलती है। आलिया की सास सावित्री उन दोनों के लिए पकोड़े ले आती हैं। तभी निम्मी बोलती है, अरे आंटी जी, तुम्हारे हाथ का खाना तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे तुम जैसी नौकरानी की ज़रूरत है, मेरे किचन को तुम संभाल लेना और मैं पैसे भी अच्छे दूंगी। दिन में यहाँ का काम कर लिया और रात में मेरे घर काम करने आ जाया करो। अरे नहीं बेटी, मैं किसी के घर काम नहीं करती, ये मेरा अपना घर है, इसलिए मैं अपने घर में सारा काम कर लेती हूँ, वरना मेरी इतनी उम्र कहाँ जो कि मैं दूसरों के घर काम करूँ। और मेरा बेटा कभी मुझसे काम नहीं करवाएगा। देखो, मैं तुमसे एक बात बोलती हूँ, तुम दिन में आलिया से मिलने आ जाया करो, पर तुम्हारा रात में यहाँ आना अच्छा नहीं है। ओए बुढ़िया, हमें ना समझा, हम खुद जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। यार आलिया, इस बुढ़िया को यहाँ से भगाना। इस बुढ़िया की सूरत भी बहुत बुरी लगने लगती है मुझे जब ये मेरे सामने आती है। आलिया बेचारी क्या बोलती, आलिया को तो उन दोनों ने नशा दे दिया था, वे बेहोश हो जाती है और वो दोनों अपने घर चली जाती हैं। अगले दिन आलिया देखती है आलिया की दोनों सहेली आती हैं और साथ में एक पुलिस वाला भी होता है। इंस्पेक्टर साहब, इसे ही पकड़ो, इसने मेरे गले का सेट चुराया है। इसने हमें रात में फ़ोन करके अपने घर बुलाया था ताकि ये हमारा गले का सेट चुरा सके।
अरे काजल, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, क्या बोल रही हो? मैं क्यों चोरी करूँगी? इंस्पेक्टर साहब, इसकी कुछ मत सुनना। ये गरीब है और इसके पास इतना सोना चांदी नहीं है, इसलिए मेरे गले का सेट इसने ही चुराया है। काजल और निम्मी की बात सुनकर आलिया बहुत हैरत में हो जाती है। आलिया को यकीन नहीं आता, ये सारा इल्ज़ाम उसकी दोस्तें लगा रही थी। आलिया अब पूरी तरीके से डर जाती है। जैसे पुलिस वाले उसके कमरे में जाते हैं, वो सेट उसके बेड पे ही रखा था। अब पुलिस को एक सबूत भी मिल जाता है। तभी आलिया की सास सावित्री बोलती है, रुको इंस्पेक्टर जी, मेरी बहू बेगुनाहगार है और ये दोनों मेरी बहू पे गलत इल्ज़ाम लगा रही हैं। रात को ये दोनों खुद आई थी, मेरी बहू ने फ़ोन नहीं किया था, हम दोनों तो सो गए थे। मेरी बहू आलिया बेहोश हो गई थी तो ये दोनों बातें कर रही थी, तभी मैंने इनकी वीडियो बना ली। और इनकी आदत और इनके पैर तो मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, इसलिए मैं इनकी जासूसी कर रही थी। इनको लग रहा था मैं सो रही थी, पर मैं सो नहीं रही थी। इंस्पेक्टर वो वीडियो देख लेते हैं और आलिया को छोड़ देते हैं। आलिया को अपने किए पे बहुत पछतावा होता है। वे आलिया रोने लगती है, माँ जी मुझे माफ़ कर दो। आप लोगों ने कितना समझाया कि ये दोनों दोस्त अच्छी नहीं हैं, पर मैंने तुम्हारी नहीं सुनी। मैंने ये सारे काम तो छोड़ दिए थे, फिर न जाने इन लोगों ने मुझे चढ़ा बढ़ा के वही काम करना सिखा दिया। अब आप लोगों से वादा करती हूँ, अब मैं ये काम कभी नहीं करूँगी। मैं अपने घर पे ध्यान दूँगी। अब आलिया अपनी दोस्तों से बिल्कुल नहीं रखती। आलिया अपने घर में सब लोगों के साथ खुश रहती है और अपने पूरे घर का काम करती है। काजल अपने पति आरव के साथ शहर में रहती थी। काजल के एक बेटी और एक बेटा था। काजल की सास सावित्री वे गांव में रहती थी। काजल एक अच्छी बहू बनने का भी फ़र्ज़ निभाती है और एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी माँ का फ़र्ज़ निभाती है। काजल अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश रहती थी। एक दिन काजल बाज़ार जाती है। बाज़ार में काजल की दोस्त मिलती है और काजल को अपनी कहानी बताती है। यार काजल, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पति मुझे धोखा देंगे। उन्होंने तो मुझे एहसास भी नहीं होने दिया। मुझे अब पता चला है, जब से वो चुड़ैल उनकी ज़िंदगी में आई है तब से वे मुझसे दूरियां बनाते हैं। अब यहाँ तक नौबत आ गई कि वो तलाक देने बोल रहे हैं। काजल, मैंने इस रिश्ते को दिल से निभाया था और कभी नहीं सोचा था कि मेरे पति दूसरी शादी कर लेंगे। सच में काजल, इन मर्दों का कोई भरोसा नहीं होता। घर में ऐसा दिखलावा करते हैं तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, और बाहर देखो दूसरी शादी कर लेते हैं। अरे नहीं निकिता, सब मर्द एक से थोड़ी नहीं होते हैं। मेरे आरव जी को देख लो, वे तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और बच्चों से भी। वे ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। आरव जी मेरा भी बहुत ख्याल रखते हैं। मुझे आरव जी पे पूरा भरोसा है, वो मेरे साथ धोखा कभी नहीं करेंगे। नहीं काजल, इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। जिन लोगों पे हमें भरोसा होता है वही हमें धोखा देते हैं। इसलिए हर पत्नी को चाहिए वो अपने पति पे नज़र रखे और कहाँ जा रहे हैं इस चीज़ का भी पूछताछ करती रहे। काजल अपनी दोस्त निकिता की बातें सुनकर घर आ जाती है, पर काजल को इस बारे में कोई पता नहीं था और ना ही काजल इस बारे में कुछ सोचती है। काजल को अपने पति पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो पूछताछ भी नहीं करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। समय के साथ साथ आरव भी अपने घर लेट आने लगता था और सुबह को जल्दी जाता था और रात को बहुत लेट आता था। क्या बात है आरव जी, तुम आजकल बहुत लेट कर रहे हो। मैं तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ, खाना भी नहीं खाती। तुम आके कभी बोल देते हो मैंने उसके साथ खा लिया, कभी मीटिंग में खा लिया। हाँ तो क्या करूँ काजल, मुझे इतना काम है, मैं वहीं दोस्तों के साथ खाना खा लेता हूँ। तुम खुद खाना खा लिया करो और मेरा इंतज़ार मत किया करो। मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। मीटिंग हमारी रात को भी होती है, इसलिए मैं ज़्यादा लेट आता हूँ।
आरव काजल से रोज़ रोज़ कोई ना कोई बहाना ले देता था। आरव और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों रेस्टोरेंट में जाती हैं। काजल आरव को एक लड़के के साथ देखती है और देखकर गुस्सा बहुत होती है। आरव, ये लड़की कौन है और तुम इसके इतने करीब क्यों खड़े हो? मैं आपको काफ़ी देर से देख रही हूँ। तुम लोग तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे पति पत्नी हो। आरव, मुझसे झूठ बिल्कुल नहीं बोलना, सच सच बता दो ये लड़की कौन है। अरे नहीं काजल, तुम गलत समझ रही हो। ये मेरे ऑफिस में काम करती है, इसकी वजह से तो काम अच्छा चल रहा है। आरव काजल से बहाने बना देता है। तभी वे लड़की बोलती है, देखो काजल, ये तुम्हें कुछ सच नहीं बताएंगे, मैं तुम्हें सच बताती हूँ। हम दोनों शादी करने वाले हैं। आरव जी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मैं आरव जी से। उस लड़की की यह बात सुनकर काजल के तो होश उड़ जाते हैं। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक शादीशुदा आदमी से शादी करने जा रही हो। तुम्हें मालूम भी है उसकी एक पत्नी है और 2 बच्चे हैं। तुम्हें ये करके क्या मिलेगा? काजल, तुम क्या बोल रही हो? ये मेरी होने वाली पत्नी है। मैं इसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। आरव की यह बात सुनकर काजल पूरी तरीके से टूट जाती है। वे अपने घर आती है और अपनी सास को फ़ोन पे सारी बात बता देती है। अगले दिन काजल के सास ससुर काजल के घर आ जाते हैं और काजल की सास बोलती हैं, काजल बहू, तू बिल्कुल फिक्र न कर, मैं इस घर में तेरी शौतन नहीं लाने दूंगी। काजल, तू तो मेरी बेटी है और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की आंखों में आंसू आएं। मानते हैं आरव मेरा बेटा है, पर अब उसे सबक मैं ही सिखाऊंगी। काजल की सास दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाती है। सावित्री अपने दोनों पोती पोता को साथ में लेकर सोनिया के घर चली जाती हैं और सोनिया से बोलती हैं, देख सोनिया, मैंने तुझे अपनी बहू मान लिया है और मुझे काजल बहू के पास बिल्कुल नहीं रहना। वे हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है। आज से हम सब तेरे साथ यहीं रहेंगे। सावित्री की ये बात सुनकर सोनिया को गुस्सा आता है। मैं तुम्हें अपने पास बिल्कुल नहीं रखूँगी। इस घर में मैं और आरव ही रहेंगे। तुम अपनी बहू के पास जाओ। मुझे ये गदर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और मैं तुम सबको खाना बना के या तुम्हारी सेवा नहीं कर सकती। मैंने आरव से शादी करने का फैसला करा है, इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारी सेवा करूँगी। तुम्हारे बेटे के पास इतना पैसा है, उस पैसे के लिए मैंने उससे शादी का फैसला किया है। आरव मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इसलिए वो तुम्हें भी छोड़ देंगे मेरे कहने पे। आरव सोनिया की सारी बातें सुन लेता है। उसकी ये बात सुनकर आरव को बहुत गुस्सा आता है और बोलता है, सोनिया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम मेरे पैसों पे मरती हो। तुमने मुझे मेरे बच्चों से दूर कर दिया और मेरी इतनी अच्छी बीबी से दूर कर दिया। मैं ही गलत था। मुझे तो लगा तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। आज तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगा और मैं वापस अपनी बीबी के पास जा रहा हूँ। आज से तुम मेरी कुछ नहीं लगती और मेरे ऑफिस में भी नहीं आना। आरव सोनिया को खूब उल्टी सीधी सुनाता है और वे सब लोग चले जाते हैं। आरव को यूं घर पर देखकर काजल बहुत खुश होती है। माँ जी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरे पति मुझे वापस कर दिए, वरना मुझे उम्मीद भी नहीं थी। मैं उस चुड़ैल को कैसे मारती, मेरे समझ में नहीं आ रहा था। आरव को अपनी गलती का एहसास होता है। आरव अपनी बीवी और बच्चों के साथ खुश रहने लगता है।